Hello, my dear students. This is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all in Puzzle Pro. Well, I hope आप सभी ठीक होंगे और इस साल का आखिरी एग्जाम SBI PO का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर आप सभी का हो चुका है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो SBI PO प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आगे मेंस का पेपर देंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स का पेपर क्लियर हो जाएगा वो आगे मेंस का देंगे और बहुत ही खुशी की बात होगी जब आप SBI PO फाइनली बन जाएंगे। तो चलिए, अभी हम आज क्या बात करने वाले हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 2023 अ ईयर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। वेल, एक चीज है, हर साल की तरह नया साल आएगा, नया साल शुरू होगा, हर साल की तरह ही आता है। इस साल भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, अभी आने वाले साल में भी आपके पास में उसी तरीके से जैसे इस साल अपॉर्चुनिटीज थी, इस साल भी, आने वाले साल में भी आपके पास बैंकिंग एग्जामिनेशंस की, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हैं। बैंकिंग एस्पिरेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, जो स्टूडेंट्स बैंक के एग्जाम्स देते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अपॉर्चुनिटीज तो हर साल आती हैं, तो इस साल में ऐसा क्या नया है? इस साल कुछ ऐसा नया नहीं है, जैसा ये साल था वैसा ही अगला साल भी चला जाएगा। लेकिन मैं ये जो सेशन लेकर आई हूं ना, मैं आपको ऑप्टिमिज्म होता है ना, एक आशा की किरण होती है, मैं आपको कुछ पॉजिटिव वे में कुछ दिखाना चाहती हूं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अप्लाई करने वाले, बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये क्या वीडियो बना देते हैं ऐसे ही एजुकेटर्स की, हाँ 2023 क्या है, मतलब क्या ही नया होगा। बिल्कुल सही बात है, क्या नया होगा, लेकिन नया तब होगा जब आप अपने मन में इस चीज को ठान लोगे। क्या आप उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो जैसे इस साल आपने, ठीक है, एक होता है ना मेहनत की, कोई पेपर क्लियर हुआ, प्रीलिम्स का हुआ, मेंस का नहीं हुआ, या फिर कोई प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ, अगले साल भी आप उसी तरीके से मेहनत करोगे तो आप भी आगे जाकर क्या कहलाओगे कि मुझे 3 साल हो गए पेपर देते हुए, मेरा पेपर पास नहीं हुआ, मुझे 4 साल हो गए पेपर देते हुए, मुझे तो मैंने 1 साल मेहनत कर ली, बस अब इसके बाद छोड़ रहा हूं। क्या आप भी इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? तो फिर कुछ नया नहीं है, ये जो आने वाला साल है आपके लिए कुछ नया नहीं होगा अगर आप इसी सोच के साथ हो, जैसा बस चल रहा है चलता जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है। अगर आप इस एटीट्यूड वाले पर्सन हो तो फिर क्या ही हो सकता है। और ये बात भी सच, बिल्कुल बिल्कुल सच है ये बात कि अप्लाई करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनमें से सबका तो सिलेक्शन नहीं होता, बहुत कम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। लेकिन आप अभी देखना, इस साल में जितने भी बच्चे आपके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस साल जो बैंकर बने हैं, कोई SBI क्लर्क बना होगा, ठीक है, बनेगा, कोई IBPS क्लर्क, PO, कोई भी पिछले साल के बच्चों से पूछ लेना तो वो सभी स्टूडेंट्स आपको क्या जवाब देंगे। कोई बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये कहेंगे कि मैं 6 महीने में बन गया। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं कि उन्होंने 1 साल लगातार मेहनत की है, 1.5 साल लगातार मेहनत की। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि 3 साल के बाद मुझे नौकरी मिली, 4 साल के बाद मुझे नौकरी मिली, मेहनत करने के बाद। ऐसे भी बच्चे होंगे। तो मेरा ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, ये इससे समझाने का, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं इस बात से कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना वो जाया नहीं जा रही, वो वेस्ट नहीं हो रही। जरूरी नहीं कि आपने 3 महीने हुए तैयारी करते हुए, ठीक है, आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, 4-5 महीने हो गए हैं, उसके बाद में आपने पेपर दिया और पेपर पास हो जाए, नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 6 महीने में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और पेपर निकाल दिया। कम बच्चे होते हैं, सच में बहुत कम होते हैं, मैं आपको यहाँ पर सच्चाई बता रही हूं। तो आप जो मेहनत कर रहे हो ना वो वेस्ट नहीं जा रही, आपको मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में करनी है, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 1.5 साल लग जाए, उसके बाद में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी और इससे ज्यादा मतलब क्या ही चाहिए। समझिए इस बात को जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसा पिछला साल गया वैसे ये साल निकल जाए, बिना एनालिसिस के आप सब कुछ किए जा रहे हैं, विदाउट नोइंग कि आप सही
दिशा में जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। तो इन सब चीजों का आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्टेंट रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता रही हूं नहीं मिलेगा कि आपने 6 महीने किया 6 महीने बाद में नहीं, नौकरी मिल जाएगी अगर आप मेहनत करोगे ना। अगर आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आप जिन भी एजुकेटर्स को फॉलो करते हो, जिन भी टीचर्स को फॉलो करते हो, अगर आप उस तरीके से मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली, थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि कई देखो पेपर एक ऐसी चीज है जिसको समझने में हमको भी थोड़ा सा ना टाइम लगता है कि अच्छा इस बार मैंने ये गलती की थी, मैंने प्रीलिम्स का पेपर दिया, मैं शायद मैं सेव एंड नेक्स्ट करना भूल गया, तो अगली बार वो गलती नहीं करनी है, वो गलती नहीं होगी। फिर अगली बार में थोड़ा सा कुछ पता चला कि अच्छा मेरा ये वाला जो टॉपिक था ना, इस टॉपिक में ना, अच्छा इस टॉपिक को अगर मैं इस तरीके से करता, इस क्वेश्चन की वजह से ना मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, तो आपको पता चला कि आपको उस पर्टिकुलर टाइप में आपको दिक्कत आ रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइप को खत्म कर दो अच्छी तरह से करके। जब जो आप गलतियां कर रहे हो उनको हटाते जाओगे, जब गलतियां आपकी रेक्टिफाई आप करते जाओगे तो आप सही ट्रैक पर आ जाओगे, सही ट्रैक पर आ जाओगे, फिर नौकरी मिल जाएगी। मुश्किल है, मैं मानती हूं, आसान नहीं है, मुश्किल है, पर एक चीज, जो चीज आपको मिलेगी ना उसकी कद्र तभी होती है, कोई भी चीज होती है। अगर बचपन से जो मांगते हैं माँ बाप सब कुछ दे दे हमको, उसकी कद्र होती है? नहीं होती, नहीं होती। जो चीज नहीं मिलती है ना, एक अंदर से होता है कि हाँ मुझे बचपन में वो चीज नहीं मिली थी, फिर जब कभी जाकर आपको वो चीज मिलती है, उस चीज को आप कितना संभाल कर रखते हो। और एक वो चीज, आपने खिलौना मांगा, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये चाहिए, जब बच्चा छोटा होता है कोई खिलौना चाहिए, उसको मिला, 2 दिन खेला 3 दिन खेला, उसको वो फेंक देता है, क्योंकि उसको उसकी कद्र नहीं है, क्योंकि उसको पता है वो जो मांगता है माँ बाप से उसको मिल जाता है। तो समझाने की बात यह है कि आसान नहीं है, मुश्किल है, मैं मानती हूं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बैंकिंग एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, एंड दैट टू इन द राइट वे, सही डायरेक्शन में। तो अभी आज के सेशन में हम कुछ इन्हीं चीजों की बात करने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं होगा आज का जो सेशन है आपका, मे बी हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोचे, मैं आपको पहले बता रही हूँ टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत ही जरूरी है। कभी कभी किसी टीचर की कही हुई छोटी सी बात दिमाग में बैठ जाती है और फिर एक सही डायरेक्शन को हम लोग चूज कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। तो शायद मेरी कुछ कही हुई बातें, शायद कुछ कही हुई बातें आपको लगे कि हाँ मैम सही कह रहे हैं, मुझे पता, देखो हर एक बच्चे को पता होता है, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, आप सब समझदार बच्चे हो, सभी को पता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं। मुझे यहाँ पर, अब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ना ऐसे भी होते हैं जिनको ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता होता है, ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है ना, तो वो सब्जेक्ट को हमेशा उसी को सबसे ज्यादा सॉल्व करते जाएंगे। और एक सब्जेक्ट ऐसा भी होता है जो हमको कम अच्छा लगता होता है, कम पसंद होता है, उसको हमेशा कम करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो सबसे पहले यही करते हैं, जो चीज अच्छी लगती है उसको ज्यादा सॉल्व करेंगे, जो चीज कम पसंद है, अगर उसके कुछ टॉपिक्स हमने छोड़ दिए, नहीं कभी समझ में आए, ठीक है, नहीं मतलब लगा कि नहीं दिमाग में बैठे, तो उसको छोड़ ही दिया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। तो हर एक बच्चे को पता होता है कि वो कहाँ पर गलत है, लेकिन हर बच्चा इतनी हिम्मत नहीं करता कि उसकी जो गलती है वो उसको सुधारे, और जो सुधार लेता है वो बैंकर बन भी जाता है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे पास टोटल बैंकिंग पेपर्स की बात करें तो ये 6 पेपर्स होते हैं, 6 मेजर पेपर्स होते हैं। आईबीपीएस पीओ का पेपर होता है क्लर्क का, आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का पेपर। ये मेजर 6 एग्जाम्स हैं आपके बैंकिंग के, ठीक है। ये सभी बैंक्स, एसबीआई में आप ऑफिसर बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं। आईबीपीएस की कैटेगरी में बहुत सारे बैंक्स आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी एक चीज बताने जा रही हूं, बहुत ही जरूरी है, जो बहुत जरूरी है। ये जितने भी पेपर्स है ना, सभी का सिलेबस सेम है, कुछ अलग नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है ना कि इसकी तैयारी अलग है, इसकी तैयारी अलग है, आईबीपीएस क्लर्क की करनी है तो आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी, सबकी तैयारी सेम है, बिल्कुल सेम है, सबका सिलेबस सेम है, कुछ अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस है तो सिर्फ लेवल का डिफरेंस है, इन सब का सिलेबस बिल्कुल सेम है। अगर अंतर है, डिफरेंस है, तो वो लेवल्स में है,
इन सब के लेवल्स में डिफरेंस है। जैसे हर एक पेपर का अगर हम बात करें, आईबीपीएस पीओ ऑफिसर क्लर्क के पेपर से उसका पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, आरआरबी पीओ का पेपर क्लर्क के पेपर से डिफिकल्ट आता है, एसबीआई पीओ का पेपर क्लर्क के पेपर से डिफिकल्ट आता है। और अगर हम इन सारे एग्जाम्स की बात करें तो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी के जो पेपर्स होते हैं वो काफी आसान होते हैं, ठीक है, आरआरबी के पेपर सबसे आसान होते हैं। फिर उसके बाद में आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के पेपर्स आसान होते हैं। और अगर हम बोले टॉप ऐसे दो पेपर्स जो बहुत ही ज्यादा टफेस्ट, अगर हम बैंकिंग के हिसाब से बोले तो जो टफेस्ट यानी कि टॉप 2 एग्जाम्स हैं वो कौन से हैं? वो है आपके आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। जिनको नहीं पता है ये उन सभी के लिए है, ठीक है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। जैसा कि अभी इस साल 2022 में ही आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर में बच्चे बहुत डर गए। अभी एसबीआई पीओ का पेपर हो रहा है तो एसबीआई पीओ के पेपर में भी ऐसा ही है, कुछ क्वांट के सेक्शन में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक्चुअली पता है क्या, मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो है जिसमें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बोला है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबके कितने कितने मार्क्स है, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ मतलब टेलीग्राम चैनल पर मैंने नहीं बोला कि हाँ मुझे यहाँ पर बता दो, यहाँ पर मैसेज कर दो। तो आपके सामने है कमेंट्स, पब्लिक आपके सामने है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 19-20, 19-20, 20-21, 22 क्वेश्चंस करके आए हैं क्वांट में। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 9 क्वेश्चंस करके आया है, कोई 11 क्वेश्चंस करके आया है, कोई 13 क्वेश्चंस करके आया है। तो ये कैसी चीज है? अगर मैं रीजनिंग देखूं तो रीजनिंग में लगभग सबके ठीक है, रीजनिंग सबको आसान लगी, मतलब नॉर्मल जो लेवल होता है। अब ऑब्वियसली एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का पेपर जो है वो ऐसा पेपर नहीं होता कि आपको 35 में से 30 क्वेश्चंस आप करके आ सकते हो। बच्चों नहीं करके आ सकते क्योंकि टाइम का बार भी है। पेपर टॉप 2 पेपर्स हैं ये आपके बैंकिंग के, टॉप 2 पेपर्स, तो डिफिकल्ट तो डेफिनेटली होने वाले हैं। लेकिन इस बार क्वांट के लिए स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अब वो बच्चे भी तो हैं जो 22-22, 23-23 क्वेश्चंस करके आए हैं, 24 क्वेश्चंस करके आए हैं। कम है लेकिन वो बच्चे हैं जो करके आए हैं। तो इस चीज से आपको खुद को अंदाजा लगाना है कि शायद ये वो सब्जेक्ट है जो आपको पसंद कम है, जिसको आप उठाते कम है। तो कहां पर कमी है वो आप खुद से देखिए। चलिए, ये तो थी एग्जाम्स की बात कि सभी के सभी की तैयारी बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं होता कि इसकी तैयारी अलग है, इसकी तैयारी अलग है। बेसिक्स सबके सेम हैं, बिल्कुल सेम सिलेबस है। बस आपको अगर पीओ का पेपर देना है तो हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्लर्क का पेपर देना है तो आसान लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ इतना सा ही है, कुछ लंबा चौड़ा इसमें बैंकिंग के पेपर्स में ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, आसान नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो कर सकते हो। अब जो आप बोलते हो ना कि मैम इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं अप्लाई करने वाले, उनमें से कितने ही स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियस होते हैं? अब एक क्लास में हर एक बच्चा तो फर्स्ट नहीं आता, एक बच्चा आ सकता है या 2 बच्चे हो सकते हैं जिनके सेम मार्क्स हों, हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आता। तो यहां से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक क्लास में ऐसा होता है कि रैंक्स आता है, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया है, 30 बच्चों की क्लास है, एक बच्चा बिल्कुल लास्ट आया है, एक बच्चा फेल हो गया है। तो जब 30 बच्चों में ही इतना रैंक्स निकालने होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो सोचो इतने सारे बच्चों में से सेलेक्ट करना है, इतने सारे बच्चों में से चूज करना है, तो वहां पर भी तो होगा ये, क्योंकि हर एक बच्चा उस लेवल की मेहनत नहीं करता है। जब करोगे तो बन जाओगे। चलिए, अभी हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। हम लोग आज के सेशन में यही बात करने वाले हैं कि आपको तैयारी एक्चुअली करनी किस तरीके से। ये है आपका लगभग कोशिश की है नोट करने की सब चीजें, अगर कुछ रह जाएगा तो कोई बात नहीं, जस्ट एक रफ आइडिया है यहाँ पर। ये रीजनिंग का सिलेबस है आप सभी के सामने, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस है, ये मेंस का है, ये आपके प्रीलिम्स का। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर टॉपिक्स है। मैं आपको बेसिकली यहाँ पर बताना क्या चाहती हूँ, ये जो फ्रेशर्स है जिनको नहीं पता है कि बैंकिंग में होता क्या है, उन सभी के लिए है। प्रीलिम्स का पेपर होता है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए अपेयर होते हो। प्रीलिम्स का रीजनिंग सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है वो ये रहा।
जिसमें आपको सिलॉग्स पूछा जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, नंबर और रैंकिंग के बेस्ड पर क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो जो सबसे बड़ा और अगर हम बोले कि थोड़ा सा जो डिफिकल्ट वाली चीज है वो है ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। ये दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इसके बिना रीजनिंग का पेपर अधूरा है और पास भी नहीं होता। रीजनिंग का पेपर इसके बिना बन भी नहीं सकता, प्लस पास भी नहीं हो सकता। तो समझ जाओ कि इतना जरूरी है आपके लिए रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। अब ये इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट है, फ्लोर अरेंजमेंट है, रो बेस्ड अरेंजमेंट है, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हर तरीके के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वो है। बाकी सब जो है इसको मैं बोलती हूँ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि लगभग पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। सिलॉग्स और इनइक्वालिटी पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, ये वो टॉपिक्स हैं। और इनमें से भी कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन सेंस के हैं। ठीक है, इनमें से भी कुछ कुछ आता ही रहता है। तो आपका जो पेपर होता है उसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये तो आपको मिलता ही मिलता है सिटिंग और पजल्स, इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के पेपर में ये भी देखने को मिलते हैं। इनइक्वालिटी आपकी 2 नंबर की आ गई, 3 नंबर की आ गई, सिलॉग्स आपका 3 नंबर का आ गया, 2 नंबर का आ गया, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया, इस तरीके से। ठीक है, मेंस का आपका ये है इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके के काफी सारे आते हैं। और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट इसमें भी पूछा जाता है जो कि बहुत ही हाई लेवल का होता है। ठीक है, हाई लेवल का होता है। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका सिलेबस कुछ ऐसा है जिसमें नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एजेस का, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड वेजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सभी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में आते हैं। इसी तरीके से हमारा इंग्लिश का सेक्शन में ऐसा आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फिलर्स आते हैं, डबल भी आते हैं, मल्टीपल सेंटेंस फिलर्स भी आते हैं, क्लॉज टेस्ट आता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट आता है, इन्फ्रेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, कनेक्टर्स आते हैं, पैराग्राफ। तो ये सभी के सभी क्या है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जब जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो जो है, जो जो उसके कंपोनेंट्स है, आप सभी को पता होता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि आपको तैयारी करनी कैसे है। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स, उस सब्जेक्ट के सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। देन उसके जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं, उसका बेसिक नॉलेज, बेसिक मतलब कि बिल्कुल कहते हैं ना कि जीरो से शुरुआत। एक तो होता है कि एक टीचर ने पढ़ा दिया, ऐसे ही नॉर्मल सा पढ़ा दिया, यानी कि उसके जो डीप नहीं पढ़ाया, उसका एक्चुअल कहां से वो शुरू हुआ है। जैसे कि 0 से स्टार्ट करके आप 10 तक गए, उसने, या फिर आपने पढ़ा है 5 से उठा के 10 तक पढ़ लिया, यानी कि आपने हाई लेवल का पढ़ लिया, जो वो बिल्कुल बेसिक है ना वो नहीं पढ़ा आपने, तो भी आपको बहुत ज्यादा आगे चलकर दिक्कत आ सकती है, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। स्पेशली इन केस ऑफ मैथ्स, रीजनिंग के केस में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं। सिलॉग्स में आप गड़बड़ कर सकते हो अगर आपको कुछ छोटी सी चीज का भी नहीं पता है। ठीक है, तो बाकी सब चीजों में नहीं है। मैथ्स में अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो फिर आप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे अभी है SBI PO प्रीलिम्स के पेपर में बच्चे बहुत कम करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी है, कहीं ना कहीं उन्होंने कमी छोड़ी है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या जरूरी है, बेसिक्स को क्लियर कर लो। अपना बेसिक्स को क्लियर करना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बारीकी से हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। देन आपके बेसिक्स क्लियर हैं, उसके बाद में आती है, पहले बेसिक्स क्लियर करोगे तभी हाई लेवल चीज पर जाओगे। फिर हाई लेवल का जब पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग में सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज है, प्रैक्टिस। अगर आप ये कर रहे हो, दैट टू इन द राइट डायरेक्शन, वो भी सही दिशा में, अगर आप हो, सही तरीके से तैयारी कर रहे हो, सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। बैंकिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा,
आपको पता चलता जाएगा खुद से, आपकी स्पीड बेहतर होगी, आपकी एक्यूरेसी भी विद टाइम बेहतर होती जाएगी। शुरू शुरू में आपको हर एक चीज में टाइम लगेगा, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको शुरुआत में हर एक चीज के लिए टाइम लगेगा, बिल्कुल सभी को लगता है। आप पहली बार सर्कुलर अरेंजमेंट उठाओगे, आप इस हिसाब से, अगर एक पर्सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है तो आपके दिमाग में एक बार ये भी आएगा इसके रिस्पेक्ट में राइट यहां पर होगा, लेफ्ट यहां पर होगा। जब एक बच्चा, आप अगर शुरुआत में होगा तो आप सोचोगे इनसाइड फेसिंग जो होता है वो ऐसा होता है, आउटसाइड फेसिंग ऐसा होता है। जब आप अपनी शुरुआत में होगे तो आपको ये सब चीजों को एकदम प्रॉपर करना पड़ेगा, सोचना और समझना पड़ेगा कि इसके रिस्पेक्ट में राइट यहां जाएगा और इसी के रिस्पेक्ट में लेफ्ट होगा तो यहां जाएगा। लेकिन जब आपकी तैयारी एक सर्टेन लेवल तक आ जाएगी, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको इनसाइड फेसिंग होगा तो आप बनाओगे ही नहीं, आप सीधा, अगर इनसाइड फेसिंग है तो आप सीधा ही ऐसा ऐसा सीधा, ए के इमीडिएट राइट पर बी बनाना है, मैंने सीधा सीधा ऐसे बना दिया। जब आपकी इस लेवल की हो जाएगी प्रैक्टिस तो मैं ये इसलिए समझा रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको शुरुआत में प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो हर एक चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। मेक श्योर एजुकेटर्स को, जिनको भी आप फॉलो करें अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, बहुत ज्यादा टीचर्स को भी मत फॉलो करो, ठीक है, आपकी मर्जी है, वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट मेरा बनता है कि मैं आपको सही डायरेक्शन में गाइड करूं। बहुत ज्यादा टीचर्स को जब आप फॉलो करते हो तो फिर आपको ही परेशानी हो जाती है। किसी टीचर, हाँ ये हो सकता है कि किसी एक टीचर का पर्टिकुलर टॉपिक आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो आप उसके लिए उसको फॉलो कर लो, कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो ज्यादा वाइड मत करो अपनी चीजों को। आपको तैयारी करनी है, अपने आप में तैयारी करते रहो। जिनको फॉलो करना है एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर्स 3 टीचर्स, इससे ज्यादा नहीं, तो फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कि इस वाले का इस टीचर ने इसका ये वाला तरीका भी बताया, इस टीचर का ये है, मैं दोनों में से कौन सा करूं। नहीं, जिस पर आपको विश्वास है प्रॉपरली उसको फॉलो करो, जैसे वो बोलता है वैसे करते जाओ। सो आपको प्रैक्टिस करनी है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। मैं कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट ऐड कर दूं यहां पर कि ये कर लो ऐसे कर लो, नहीं। प्रैक्टिस है हाँ। फिर जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका पेपर पास आता है, आपको मॉक्स लगाने हैं, वो तो मॉक्स लगाने होते हैं। अब मॉक्स लगाने में जो सबसे बड़ी गलती सभी के सभी करते हैं, मॉक्स लगाने के बाद उनको एनालाइज नहीं करते। एनालाइज जरूर करना है। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर गलत कर रहे हो तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करना है, उसको छोड़ नहीं देना। आपने देखा कि आपने एक पजल बनाई है, आपने उसको गलत कर दिया, आप ये नहीं देखने की कोशिश करोगे कि गलती क्यों हुई, बस छोड़ दिया, जो सही क्वेश्चन है मेरे इतने मार्क्स आ गए, बस बहुत है। तभी आप पीछे रह जाते हो, नहीं बन पाते हो बैंकर। तो बस कुछ नहीं है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। उसके बाद जब आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हो ना, आपको खुद को ही पता चलता जाता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। एक बार, और कुछ भी छोड़ो मत, सिलेबस में जो है कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो। अगर एक टाइम था मेरी सिस्टर के टाइम पे, जब वो पेपर देते थे ना, तो उनके टाइम पर क्या होता था, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का, मैं कभी उनसे पूछती हूँ ना, उनको 8-9 साल हो गए हैं, 7 साल, हाँ, तो कहते पजल और सीटिंग अरेंजमेंट तो मैं छोड़ देती थी, मैं बाकी के ही करके हमारा हो जाता था, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे निकल जाते थे बड़े आराम से। और अभी आप देखो कितना डिफरेंस आ चुका है उस टाइम में और आज के टाइम में। तो कुछ भी आप मिस नहीं करो। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं आता, नहीं, उसको छोड़ो मत। ऐसा नहीं हो सकता कि टॉपिक समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक, मतलब एक बच्चा है जिसको वो टॉपिक समझ में आता है और एक आप हो जिसको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा दिन होता है, कभी आपको लग रहा है ना कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा गैप दे दो, उस दिन मत पढ़ो, अगले दिन उसको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करो। हर एक टॉपिक का आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। इतने सारे एजुकेटर्स हैं और आप अपने लिए ऑब्वियसली बेस्ट एजुकेटर्स को ही चुनेंगे, ठीक है। बस इतनी सी ही चीज है, ज्यादा टाइम, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है, इससे ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। वैसे तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है नहीं, अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। चलिए, जो भी है जैसे भी है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सभी बहुत मेहनत करें और बैंकर बने।
क्योंकि जितनी आपको खुशी होती है उतनी ही खुशी हमको भी होती है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जब हम कहीं जाते हैं, हमको स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो ये एक वो चीज है जो एक्चुअली वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद जब जाती हूँ, अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है, मैं कहीं जाती हूँ, मुझे बच्चे मिलते हैं मुझे पारुल मैम करके बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चाहते हैं हम भी आप सभी बहुत मेहनत करें और जल्दी से बैंकर बने। चलिए, ध्यान रखिए अपना सभी के सभी और लग जाइए मेहनत में। अभी 2023 आने वाला है, खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत करिए और बैंकर बनिए, बन सकते हैं। टेक केयर एवरीवन।